हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर इंग्लिश में हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक पर बात कर सकें, चाहे वो टॉपिक स्पोर्ट्स का हो, चाहे म्यूज़िक का हो, चाहे फिल्म्स का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, चाहे इकॉनमी का हो, तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत रिच वोकैबुलरी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि हर फील्ड की वोकैबुलरी, यानी हर फील्ड के जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग हमको आते रहनी चाहिए। इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा दोस्तों, अगर ऐसे ही कभी मौका मिले कि हम कभी टॉप क्लास की इंग्लिश हमको बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि शशि थरूर साहब बोलते हैं, अगर कभी आपने शशि थरूर साहब को बोलते हुए सुना हो इंग्लिश में, तो कमाल की इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये ऐसी इंग्लिश, ऐसी वोकैबुलरी उन्होंने कैसे सीखी होगी, या कोई भी कैसे सीख सकता है? इसके लिए दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर आप विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई किताबें पढ़ें, क्रिस्टोफर मार्लो की किताबें पढ़ें, एक से एक ऑथर रहे, D.H. लॉरेंस है, एक से एक ऑथर है, एक से एक लेखक रहे, उनकी किताबें अगर हम पढ़ें तो उनमें उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, अगर उनको हम सीख लें तो हम भी वैसे ही इंग्लिश बोल सकते हैं जैसे शशि थरूर साहब बोलते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही यूनिक वर्ड्स, कमाल के वर्ड्स सीखने वाले हैं जो टॉप क्लास की इंग्लिश की वोकैबुलरी है और जो सब लोग नहीं जानते इन वर्ड्स को। तो इनको सीखने से आपकी इंग्लिश काफ़ी रिच होगी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना चाहिए और हर वर्ड की मीनिंग को ठीक से सीखना चाहिए। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों यूनिक वर्ड्स, अनोखे शब्द। यूनिक वर्ड्स के नाम से मैं कुछ और भी वीडियोस पहले आपको दे चुका हूं बना करके। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस ढूंढ करके और भी अच्छे अच्छे वर्ड सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एकदम ही यूनिक वर्ड्स हैं, ये ढूंढे नहीं मिलते, कई बार तो डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे आपको ये वर्ड्स। तो इसीलिए कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो आपको बहुत सावधानी से इनको सीखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जो पहला वर्ड है हमारा वो है, इसकी स्पेलिंग पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उच्चारण बताऊँगा और फिर मीनिंग सीखेंगे। AGELAST। ये ऐसे देखने में लगता है जैसे ऐसे हो, एज लास्ट ऐसे, लेकिन ऐसा उच्चारण है नहीं। तो इसका उच्चारण क्या है दोस्तों? इसका प्रोनाउंसिएशन है एज लास्ट। ये जो ए का जो साउंड है उसको आप देखेंगे, ए के नीचे मैंने उसको अंडरलाइन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पर स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर या दबाव, यानी ए पर ही आपको ज़्यादा देर तक रुकना चाहिए। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए हमको वर्ड स्ट्रेस या सिलेबल स्ट्रेस ज़रूर सीखना चाहिए। अगर आप सिलेबल स्ट्रेस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीखें। उस प्लेलिस्ट में जाके आपको वर्ड स्ट्रेस के ऊपर जो मेरा वीडियो है, या और भी जो प्रोनाउंसिएशन के दूसरे रूल्स के ऊपर जो वीडियोज़ हैं, वो देख करके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो स्ट्रेस है, यानी जहाँ ज़्यादा देर तक रुकना है, वो है ए का साउंड, और इसको हम पढ़ेंगे इस प्रकार से, एज लास्ट। ज के बाद आधा अ है। आधा अ हिंदी में नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में उच्चारण सीखने के लिए आधा अ का इस्तेमाल होता है। आधा अ जहाँ पर हो वहाँ थोड़ा सा रुकना होता है हमको, तो यहाँ हम ज पर रुकेंगे, एज लास्ट। आप समझ गए इसका क्या कैसे उच्चारण होगा? इसको एज लास्ट नहीं बोलना है, इसको पढ़ना है एज लास्ट। दोस्तों, ये नाउन है। हमको किसी भी वर्ड के बारे में ये पता रहना चाहिए कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, तभी उसको सेंटेंस में यूज़ करने में आपको बड़ी आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो दोस्तों, ये नाउन है, नाउन का एन लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसकी मीनिंग है अ पर्सन हु नेवर लाफ्स। क्या मीनिंग है दोस्तों? अ पर्सन, एक ऐसा आदमी, हु, जो नेवर लाफ्स, कभी हंसता नहीं है। तो ऐसा आदमी जो कभी हंसता नहीं हो, यानी गुस्से में रहता हो या मुंह बिगाड़ के बैठा होता हो, जैसे भी है, तो जो हंसे नहीं उसको कहते हैं एज अ लास्ट। सेंटेंस कैसे बना सकते हैं इससे? ही इज़ एन एज अ लास्ट। जैसे डोंट जोक विद हिम, ही इज़ एन एज अ लास्ट, हिल गेट एंग्री। उसके बाद मजाक मत करो, वो कभी हंसने वाला आदमी नहीं है, नाराज़ हो जाएगा, सिर फोड़ देगा गुस्से में। तो एज अ लास्ट का मीनिंग है दोस्तों, ऐसा आदमी जो हंसता नहीं हो। है ना कमाल का वर्ड? ये बहुत ही अनकॉमन वर्ड्स हैं, इनको ज़रूर सीखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, ये दूसरा वर्ड, अब ये भी कमाल का वर्ड है। मैं पहले आपको स्पेलिंग बताता हूँ। ये है AMATORCULIST। पढ़ेंगे कैसे? थोड़ा लंबा चौड़ा वर्ड है। इसका प्रोनाउंसिएशन दोस्तों बड़ा लंबा लिखा है मैंने, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बहुत सारे सिलेबल्स हैं इस वर्ड में। इसको ऐसे पढ़ेंगे, amatorcialist। फिर से बताता हूँ आपको, इसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ के समझते हैं। amatorcialist। अब इसको समझते हैं उच्चारण कैसे लिखा। ए के बाद म है और म के बाद आधा अ है, यानी म पर थोड़ी देर के लिए रुकना है। एम, इतना समझ गए हम। ठ में जो अ है उसको मैंने अंडरलाइन किया, यानी वहीं पर स्ट्रेस है। इस वर्ड में जो सबसे ज़्यादा देर तक रुकना है वो अ पर रुकना है। ये र को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश इंग्लिश में इस र को नहीं पढ़ेंगे, अमेरिकन में इसको पढ़ेंगे।
अमेरिकन में जब र का साउंड निकालते हैं आर का, तो जीभ को मुंह के अंदर ऐसे मोड़ लेते हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे एमेथोक्यलिस्ट। क्या है दोस्तों? क्या, यहाँ सी के बाद यू है, तो इसको क्यू लिस्ट नहीं बोल के यहाँ पर पढ़ा जाएगा क्यलिस्ट। तो य के बाद आधा है, यानी य पर थोड़ा सा रुकना है आपको, तो इसको हम पढ़ेंगे एमेथोक्यलिस्ट। आप समझ गए उच्चारण अच्छी तरह से। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग है अ लाउजी लवर या एन इनसिग्निफिकेंट लवर, ये इसका मीनिंग है। लाउजी लवर कौन होता है दोस्तों? आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लाउजी लवर उस प्रेमी को बोलेंगे, जैसे मान लेते दो लोगों में प्रेम का संबंध है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक पार्टनर ऐसा है जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, वो उतना परवाह नहीं करता। ठीक है, मतलब आपने बुला लिया तो आ गया या नहीं भी आया। इनसिग्निफिकेंट लवर, लाउजी लवर, जो बहुत सीरियसली नहीं ले रहा आपके प्यार को, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एमेथोक्यलिस्ट। तो ये अनोखा शब्द है दोस्तों। इस प्रकार के वर्ड्स हमको मालूम रहने चाहिए। आप क्या बोल सकते हैं किसी के लिए कि जैसे कि एग्जाम्पल देना हो सेंटेंस में, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल हर पार्टनर्स वर एमेथोक्यलिस्ट। ये भी नाउन है दोस्तों, तो इसको काउंटेबल नाउन है। इसमें आप इसको प्लूरल बना सकते हैं आप इसका, कि उसके किसी लड़की के लिए कहा जा रहा है कि उसके पहले जितने भी पार्टनर्स अभी तक हुए हैं, यानी जितने भी लवर्स हुए हैं, वो सारे के सारे ऐसे ही थे जो बहुत ही सेल्फिश थे, स्वार्थी थे, बस अपना मतलब निकालना चाहते थे, अपना मतलब साधना चाहते थे। इस प्रकार से कोई बात कही जा रही है, तो हम बोल सकते हैं सेंटेंस में यूज़ करेंगे ऑल हर पार्टनर्स वर एमेथोक्यलिस्ट्स। तो इस प्रकार से इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप सीधे सीधे एक मामूली सेंटेंस बोल सकते हैं, ही इज़ एन एमेथोक्यलिस्ट, बस बन गया सेंटेंस आपका। तो दोस्तों इसका मीनिंग होता है अ लाउजी लवर, जो सीरियस नहीं है अपने रिलेशनशिप के प्रति। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास वर्ड है, ये दो वर्ड्स एक साथ यूज़ होंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी मीनिंग है। सीखते हैं थोड़ा। स्पेलिंग है दोस्तों AUGEND, और इसको हम पढ़ेंगे ऑजेंड। तो दोस्तों यहाँ पर जय में जो ए है वहाँ पर स्ट्रेस है, ऑजेंड। लेकिन इसका एक और भी उच्चारण होता है जो मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। उस दूसरे उच्चारण में अ पर ही स्ट्रेस है, और उसको पढ़ेंगे दूसरे वाले को ऑजेंट। तो इसको आप ऑजेंट या मैंने जो लिखा है ऑजेंट, दोनों ही पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये दूसरा वर्ड भी बता देता हूँ, फिर इकट्ठे इसकी मीनिंग समझेंगे कि क्या है इन दोनों वर्ड्स की। और ये है दोस्तों ADDEND, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है अडेंड। ये आधा अ है, और आधा अ हिंदी में नहीं होता, मैं आपको बता चुका हूँ। सिर्फ इंग्लिश में उच्चारण सीखने के लिए आधा अ का इस्तेमाल होता है। डै में जो ए है वहाँ पर स्ट्रेस है, यानी उधर ही ज़्यादा देर तक रुकना है। इसको हम पढ़ेंगे अडेंड। अच्छा दोस्तों, इसका एक और भी उच्चारण है, वो जो मैंने लिखा नहीं, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। जब जो दूसरा उच्चारण है वो है एडेंट। जैसा कि आपको लग रहा होगा, ऐड का मतलब है जोड़ना, तो वैसा ही उच्चारण है एडेंट। और दूसरा है ये वाला है अडेंट। दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट। तो ऑजेंट या अडेंट दोनों नाउन हैं, और इनकी मीनिंग क्या है ये हम इनकी इकट्ठे में मीनिंग समझेंगे। तो मीनिंग है दोस्तों, द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वांटिटी, पहली और दूसरी संख्या, इन एन एडिशन ऑफ टू थिंग्स। जब आप दो संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 3 और 4 को जोड़ रहे हैं, जैसे 3 और 4 मिलके 7 होते हैं, तो 3 और 4 को अगर आप दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, कोई भी दो संख्या हो सकती थी, 5 और 6 भी हो सकते थे, 1 और 3 भी हो सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिखा है। तो पहली जो संख्या है उसको ऑजेंट बोलेंगे, और दूसरी जो संख्या है 4, उसको अडेंट बोलेंगे। अगर आपसे कभी हमको बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई ऑजेंट को हटा दो, उसकी जगह पे दूसरा ऑजेंट डालो, तो अब आप बोल सकते हैं ना, या आप बोल सकते हैं ना कि नहीं मेरा ये अडेंट नहीं था, मेरा अडेंट तो दूसरा था, यानी ये जो दूसरी संख्या है वो मेरी दूसरी थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने के लिए, तो ये वर्ड्स हमको पता रहने चाहिए। तो ऑजेंट का मतलब है पहली संख्या जब दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो, और अडेंट का मीनिंग है दूसरी वाली संख्या जब दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो। उसके बाद है दोस्तों अगला वर्ड, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, और ये है पॉट वैलर। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वैलर की जो स्पेलिंग है ये अमेरिकन इंग्लिश की है, लेकिन ये जो टर्म है ये अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा इसकी स्पेलिंग चलती है, तो इसलिए मैंने वही लिखा पॉट वैलर। पॉट का मतलब होता है बर्तन, किसी प्रकार का बर्तन कोई सा भी, और वैलर का मतलब होता है हिम्मत, साहस, वीरता, बहादुरी। तो पॉट वैलर यानी बर्तन से निकलने वाली वीरता या बहादुरी। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है दोस्तों इसका। ये भी एक नाउन है, और इसका मीनिंग है करेज रिजल्टिंग फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक।
अल्कोहलिक ड्रिंक पीने के बाद, जैसे शराब पीते हैं लोग, तो शराब पीने के बाद क्या होता है, जो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं वो भी अपने आप को दारा सिंह जैसा समझने लगते हैं। उनके अंदर एक ताकत आ जाती है। ये ताकत नकली होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, क्योंकि नशे से पैदा होती है ताकत। इस ताकत को पॉट वैलर कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका, और आप इसको यूज़ करते, जैसे हम बोलते हैं ना, उसने नशे में ऐसा कर दिया, यानी नशे के कारण जो हिम्मत उसके अंदर आ गई थी, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। आप बोल सकते हैं ये जो नशे वाली हिम्मत थी, इसने उससे ऐसा काम करा दिया। द पॉट वैलर मेड हिम डू इट। इस प्रकार से आपको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से सेंटेंस तो हमको सोचना होता है कि हम इसको कैसा सेंटेंस बनाएं। तो ये नाउन है, नाउन की तरह इसको यूज़ करना है, और इसका मीनिंग है करेज रिजल्टिंग फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक। शराब पीने से उत्पन्न हुई वीरता या हिम्मत या ये बहादुरी। वैलर का मतलब है वीरता या बहादुरी, तो उसी मीनिंग में हमको इसको समझना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों मॉटली, MOTLEY। मॉटली ये एडजेक्टिव है। ये सारे वर्ड जितने लिखे मैंने उनमें से सिर्फ एक एडजेक्टिव है, बाकी सारे नाउन्स हैं। तो मॉटली का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव है, विशेषण है। जैसे मान लेते हैं जैसे अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके एडमिशन लें किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे वो ज़्यादातर अलग अलग देशों के होंगे। कोई अफ्रीका से होगा, कोई एशिया से होगा। एशिया में भी कितनी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में भी कितनी सारी कंट्रीज़ हैं। कोई हो सकता है यूरोप से हो। तो वो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है वो एक अलग अलग प्रकार की नेशनैलिटी वाले, अलग अलग कलर, अलग अलग कल्चर से आए हुए लोगों का ग्रुप होता है। ऐसा जो ग्रुप हो, जो विभिन्नताओं से भरा हुआ हो, इंसानों का ही नहीं, किसी भी ग्रुप को अगर जो विभिन्नताओं से भरा, उसी को मॉटली कहते हैं। तो दोस्तों इसका मीनिंग समझ लेते हैं इंग्लिश में भी। इंग्लिश में इसका मीनिंग है दोस्तों एग्जिबिटिंग ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी। जो एग्जिबिटिंग यानी जो प्रदर्शित कर रहा हो, दिखा रहा हो, ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। तो जो विभिन्नता के अलग अलग रंगों को जो चीज़ दिखा रही हो, जो समूह दिखा रहा हो, वही मॉटली है। जैसे मान लेते हैं कोई शिप है, कोई जहाज़ है पानी का, और उसका जो क्रू है यानी जो चालक दल है, अगर उसमें अलग अलग देशों के लोग आए हुए हैं, उस चालक दल में हैं, तो हम बोल सकते हैं कि द शिप हैज़ अ मॉटली क्रू। यानी इस जहाज़ का जो चालक दल है वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोगों से मिला हुआ है, अलग अलग देशों के लोगों से मिला हुआ है। तो इसको इस प्रकार से यूज़ करना है। तो दोस्तों मॉटली जो है इसका मीनिंग है विभिन्न अलग अलग प्रकार के लोगों का या चीज़ों का समूह। उसके बाद दोस्तों हमारे पास मेल ड्रॉप। ये जो वर्ड है ये एक नाउन है, स्पेलिंग है MELDROP। इसका मीनिंग पहले मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, फिर समझेंगे। मीनिंग है दोस्तों अ ड्रॉप ऑफ म्यूकस एट द नोज। नाक में जो म्यूकस जमता है उसका ड्रॉप, एक ड्रॉप। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि सर्दी में, ठंड के समय में हमारी नाक में क्या जम जाता है जिसको निकाल के फेंकते हैं हम उसको म्यूकस बोलते हैं इंग्लिश में। नाक के अंदर जो चीज़ होती है, मुझे नहीं मालूम उसका नाम हिंदी में क्या है। तो जो नाक के अंदर जो चीज़ जम जाती है जिसको निकाल के फेंकते लोग सर्दी में, उसको म्यूकस कहते हैं। और उसके एक ड्रॉप को मेल ड्रॉप कहते हैं। तो अगर आपको बोलना हो कि वो मेल ड्रॉप देख के मुझे तो उल्टी ही आ रही थी, तो आप बोल सकते हैं द मेल ड्रॉप मेड मी वॉमिट, या मेड मी प्यूक या मेड मी थ्रो अप। वॉमिट करने के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक वॉमिट है, एक प्यूक है, एक फ्रेजल वर्ब है, थ्रो अप। ये सब का मीनिंग होता है उल्टी करना। तो मेल ड्रॉप का मीनिंग है नाक का जो म्यूकस होता है, जो सर्दी में जम जाता है हमारे नाक में, उसका एक ड्रॉप अगर नीचे गिरे कहीं पर, तो वही मेल ड्रॉप कहलाता है। तो है ना दोस्तों, अनोखा वर्ड है ये। तो उसके बाद दोस्तों ये वर्ड, ये भी आपको ज़रूर सीखना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसकी स्पेलिंग है BIBLIOKLEPT। और इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे दोस्तों बिब्लियोक्लेप्ट। बिब्लियोक्लेप्ट, इसको बिब्लियोक्लेप्ट नहीं पढ़ना है। इसमें जो स्ट्रेस है वो पहला बी में, पहला जो बी है, उस जो बड़ी ई है उसके नीचे मैंने उसको अंडरलाइन किया है। यानी आपको बी पर ज़्यादा देर तक रुकना है, और ओ से यहाँ सिर्फ आधा अ का साउंड बन रहा है। बिब्लियोक्लेप्ट, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका मीनिंग है वन हु स्टील्स बुक्स, नाउन है। और उसका मीनिंग तो ऐसा इंसान जो किताबें चुराता हो। तो किताब चोर को, किताबें चुराने वाले आदमी को बिब्लियोक्लेप्ट कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, जैसे आप सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही इज़ अ बिब्लियोक्लेप्ट, ऐसे बोल सकते हैं आप। अच्छा दोस्तों, कई बार मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए कि किताबें चुराने से कोई पाप नहीं लगता,
क्योंकि किताबें चुरा के पढ़ता ही है कोई पढ़ने वाला। अच्छी बात है, होता होगा, लेकिन किताबें चुरानी नहीं चाहिए, किताबें खरीद के पढ़नी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आपको आपके मन में रहेगा कि चलो मैंने पैसे दिए तो मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी चाहिए, और किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, बिब्लियोक्लेप्ट का मीनिंग है वन हु स्टील्स बुक्स, ऐसा आदमी जो किताबें चुराता हो। दोस्तों, आपने देखा ये कितने कमाल के वर्ड्स हैं, ये कॉमन नहीं है, और इनको सीख करके जब आप इनकी मीनिंग पता चली गई अब, तो आप इनको कभी भी अच्छी इंग्लिश आपको बोलनी हो टॉप क्लास की, तो आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम लोग मिल करके फिर एक अनोखी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ, और अगर मुझे लगेगा कि वो टॉपिक सब लोगों को पसंद आएगा, सबको अच्छा लगेगा, सबको उसकी ज़रूरत होगी, तो मैं उस पर आपको वीडियो बना करके दूंगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।